हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 11वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 10 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ट्रिंग ट्रिंग फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन सामने से कॉल रिसीव नहीं हुई। उफ यार, हो क्या गया है इस लड़की को? पिछले 1 वीक से ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हाँ ठीक है, मानता हूँ गुस्सा आता है, पर इतना साला मैं यहाँ इतना परेशान हूँ। हर रोज़ कॉल्स मैसेज कर करके थक चुका हूँ, लेकिन ये मोहतरमा है कि इतना भी क्या यार। 10 कॉल करो तो एक रिसीव होती है, लेकिन 2 मिनट भी बात नहीं करती, बस भागना होता है। ऊपर से पूछो तो बात ऐसे करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यार ऐसा भी क्या हुआ है? ऐसी तो नहीं थी ये। पहले तो कॉल कट करने के लिए भी मैं ही कहता था बार बार, तब भी नहीं कट करती थी, और अब रुकने का बोलो तो भी नहीं रुकती। यार ठीक है, मान लिया एक बार डांट दिया गुस्से से, तो क्या हो गया? आफ्टर ऑल टीचर भी तो हूँ ना यार। लेकिन एक शायद तो ये भी बोलती है कि उस बात के लिए वो नाराज हुई ही नहीं कभी। फिर क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? सारव अपने रूम में चक्कर काट रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अरे इतनी जल्दी, मेहरबानी, कहकर उसने जल्दी से फोन देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी उसका चेहरा फ्यूज उड़े बल्ब की तरह बुझ गया। ओफो, हद है यार, कसम से। मतलब क्या ही कहूँ, एक तरफ वो महारानी है जिनसे बात करना चाहो तो भी उनको करनी नहीं है, और एक तरफ ये मैडम है कि पूरा दिन बात ही करती रहे, और ऊपर से भोली ऐसी बनेगी जैसे मैं तो अभी कल ही पालने से बाहर आया हूँ। वो चिढ़कर बोला, क्योंकि उसके फ़ोन पर आयशा की कॉल आ रही थी। जब उसने कॉल नहीं पिक की तो उसने दोबारा कॉल की। ये इसको सेंस नहीं है कोई। बंदे ने नहीं कॉल रिसीव की तो मतलब बिजी होगा, फिर भी कर रही है। और उन महारानी साहिबा की वजह से फ़ोन को साइलेंट पर भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पता नहीं कब उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो हम जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी मधु जैसी मधुर वाणी से सुनाकर कृतार्थ करने का निर्णय ले। सच्ची मन तो कर रहा है इस आयशा की बच्ची को उसके सिर पर पटक दूं, दोनों का साथ में ही सत्यानाश हो जाए। उफ, लगता है ब्लॉक ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले चेतावनी दे देनी चाहिए। बुदबुदाते हुए शारव ने कॉल रिसीव कर ली। आज सुबह से ही धुंध और घना कोहरा छाया हुआ था, इतना कि 15 फीट दूर खड़ा इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अब चूंकि दिसंबर का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया था तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। सुबह के 10:40 हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 7 बज रहे हो। इस ठंड में इक्का दुक्का स्टूडेंट ही बाहर टहल रहे थे, बाकी के तो कोई रूम्स में, कोई लाइब्रेरी में, तो कोई कैंटीन में बैठा हुआ था। इन्हीं इक्का दुक्का लोगों में भी शांभवी भी थी, जो अकेली खड़ी पास ही लगी गुलाब की झाड़ी पर ऊपर से नीचे तक जमी कोहरे की नन्ही नन्ही बूंदों को तक रही थी। वैसे नन्ही बूंदें तो उसकी आईलिड्स और आईब्रोज पर भी जमी हुई थी, लेकिन वो अभी कुछ देर पहले ही बाहर से कॉलेज में आई थी। ब्लैक जींस और उस पर ब्लैक जैकेट, बॉल कैप और गले में पड़ा ऊनी स्कार्फ। वो इस लुक में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी नाक भी ठंड की वजह से पूरी लाल हो चुकी थी, हालांकि उसके गोरे चेहरे का रंग सफेद सा था। करीब से देखने पर आंखों के नीचे पड़े हल्के गड्ढे भी नजर आ रहे थे। वो पता नहीं किस ख्याल में गुम थी कि तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने चौंक कर देखा तो अनिमेष था। क्या हुआ, डर गई क्या? उसने हंसकर पूछा। ना, डर तो अब खत्म हो चुका है, उसने ठंडा सा जवाब दिया और वापस सामने की तरफ देखने लगी। यार क्या हुआ है तुम्हें? तुम आजकल मेरी कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती? यहाँ तक कि कॉलेज में भी जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम कुछ बोलती ही नहीं। ऐसा क्या हो गया है यार? अगर तुम रितु की वजह से ऐसा कर रही हो तो तुम सब जानती हो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्ही ने कहा था, और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। वो उसके बराबर खड़ा होकर बोला, पर शांभवी चुप थी। यार प्लीज बताओ ना, क्यों बात नहीं करती तुम मुझसे? उसने फिर से पूछा। मन ही नहीं करता बात करने का तो क्या करूं, पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैंने रितु को छोड़ दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तो अब किस बात की नाराजगी? लेकिन फिर भी सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं अब कभी किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मैं तो कब का माफ़ कर चुकी हूँ तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें किसके साथ जीनी है वो तुम्हारा डिसीजन होगा।
उसके लिए क्या माफ़ी मांगना। वो सपाट लहजे में बोली, यार तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती अच्छे से? मैंने कब गालियाँ सुनाई है तुम्हें? अरे गालियाँ नहीं, आई मीन तुम प्यार से क्यों बात नहीं करती? तुमने तो मुझे आई लव यू बोलना तक छोड़ दिया है। देखो अब मुझे तुम पर कोई प्यार नहीं आता, इवन मुझे तो समझ भी नहीं आता कि प्यार होता क्या है। ऐसा लगता है कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो, बहुत करती हो, मैं तो जान हूँ तुम्हारी। एनी परेशान सा होकर बोला, जान? अरे जो खुद बेजान हो चुका हो उसकी जान कोई कैसे हो सकता है? वो हंसी, तुम मुझे हर्ट करने के लिए बोल रही हो ना? आई नो तुम नाराज हो मुझसे अभी भी, तो यार निकाल लो ना नाराजगी, चिल्ला लो, गुस्सा कर लो, लेकिन बात तो करो ना प्लीज बेबी। एनी गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, सच्ची ऐसा कोई ख्याल नहीं है मेरा, और ना ही मैं नाराज हूँ सच में। प्रॉब्लम्स तो यही है ना कि गुस्सा ही नहीं आ रहा तुम पर। सच्ची बिल्कुल भी नहीं, मैं सच में बेजान हो चुकी हूँ। आई कांट फील एनीथिंग, ना गुस्सा, ना प्यार, ना दुख, ना खुशी, ना नफरत, नथिंग। और सब कुछ फील ही नहीं होता तो क्या जताऊँ? वो बोले। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाहर की सर्दी उसके लहजे में भी उतर आई हो। वो एकदम शांत थी, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, यहाँ तक कि दुख भी नहीं। शांभवी यार, लेक्चर का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। एनी कुछ बोलता इससे पहले ही शांभवी ने कहा और तेज कदमों से वहाँ से चली गई, और अनिमेष चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा था। ओहो, आज फिर लेट हो गया, शांभवी कहीं निकल ना जाए। नो नो, आज तो उसके साथ ही जाऊंगा, जिसे पूछ सकूं कि आखिर बात क्या है। सारा बुदबुदाया और जल्दी से कार स्टार्ट कर कॉलेज से बाहर निकला। लेकिन तब तक उसने देखा कि एक लड़के ने वहां बाइक रोकी और शांभवी उसके पीछे बैठ गई। शांभवी के बैठते ही उस लड़के ने तुरंत बाइक आगे बढ़ा दी। ये लड़का कौन है? परसों भी शांभवी इसके साथ ही थी बस स्टैंड पर। लगता है देखना पड़ेगा। सारो उसे देखकर बुदबुदाया और उसके पीछे ही चल दिया। वे लोग पिछले 1 घंटे से अपने अपने व्हीकल्स दौड़ाए जा रहे थे। कुछ देर बाद वो बस स्टैंड भी आ गया जहाँ शांभवी उतरती थी, लेकिन उस लड़के ने वहां बाइक रोकने की बजाय आगे बढ़ा दी। कमाल है, ये घर जाने की बजाय कहाँ जा रही है इस लड़के के साथ? और आखिर है कौन इसका? मुझे भी कुछ नहीं बताया। सारव अभी भी उनके पीछे ही था। करीब 10 मिनट और चलने के बाद उस लड़के ने बाइक एक संकरी गली में मोड़ दी, जहाँ से कार का निकल पाना मुश्किल था। शारव को भी मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी। उफ, यहाँ तक आकर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग, उसने स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा था, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। शांभवी ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? वो बुदबुदाया और गाड़ी को आगे यू टर्न की तरफ बढ़ा दिया। शांभवी बेटा आ जा, तेरे पापा भी आ गए हैं और चाय भी बन गई है। शांभवी की मम्मा ने किचन से चाय लेकर निकलते हुए कहा। हाँ मम्मा आई, कहकर वो रूम से बाहर आ गई। लिविंग रूम में उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे। वो भी कप उठाकर उनके पास ही बैठ गई। अरे वाह मम्मा, ये मठरियाँ तो बहुत टेस्टी है, आज ही बनाई है क्या? हाँ वैसे तुझे सच में अच्छी लगी? उसकी माँ ने पूछा। बेटा थोड़ी और तारीफ कर दे, तेरी माँ का इतने से मन नहीं भरा, इसीलिए इनडायरेक्टली मांग रही है। तभी शांभवी के पापा तपाक से हंसते हुए बोले, आप ना कुछ भी मत बोलिए, और खुद की तारीफ करवाने से कौन सा पाप लगता है? तो चाहती भी होंगी ना, तो क्या हो जाएगा? उन्होंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उन्हें ऐसे देखकर शांभवी भी मुस्कुरा पड़ी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आजकल तो काफ़ी चुप चुप सी नजर आती है। तभी शांभवी की माँ ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ मम्मा, सब ठीक है, बस आपको ऐसे ही लग रहा होगा, शांभवी बोली। देख बेटा, कोई बात हो तो बता देना, और किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से पढ़ाई कर और खुश रह, ज़्यादा प्रेशर लेना ठीक नहीं है। उसके पापा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। जब से वो हॉस्पिटल से आई थी तब से ही वे दोनों उसका काफ़ी ध्यान रखते थे, साथ ही उसके साथ हंसी मजाक करके उसे खुश रखने की भी कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शांभवी इतना सब हो जाने के बाद भी उनके सामने मुस्कुराती रहती। कुछ देर तक उनसे बात करने के बाद शांभवी रूम में आ गई। टेबल पर बैठकर उसने अपनी बुक खोली ही थी कि तभी अनिमेष ने कॉल की। उसने देखा और कॉल कट कर दिया। फिर वो मैसेज टाइप करने लगी कि तभी एनी की कॉल फिर से आई। यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कॉल कट कर दी है तो मतलब अभी बिजी होंगी, लेकिन फिर भी तुम कॉल कर रहे हो। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली। अरे तो गुस्सा क्यों कर रही हो यार,
बता भी तो सकती हो। हाँ, मैसेज टाइप कर ही रही थी, लेकिन फिर से कॉल आ गई। खैर, अभी बता रही हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसीलिए बात नहीं कर सकती। ओके बाय। अरे ये क्या बात हुई? तुम यार अब मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? मैं तो नॉर्मल बात ही कर रहा था। क्योंकि अब तुम वाकई मुझे इरिटेट करने लगे हो। तुम्हें इतनी दिक्कत होती है मुझसे? यार अब तो मैं रितु से बात नहीं करता। तुम नहीं करते या खुद उसने ही तुमसे बात करना बंद कर दिया? शांभवी इस बार आराम से बोली, लेकिन एनी को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम समझती क्या हो यार अपने आप को? उसने कोई मुझे नहीं छोड़ा है। मैंने खुद कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं उससे ही बात करूंगा, तब समझ आएगा तुम्हें। उसने गुस्से से कहा। अरे बिल्कुल, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो। बेस्ट ऑफ लक, उसने कहा और इसके साथ ही कॉल कट कर दी। हेलो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है तुमसे, उसने मैसेज किया। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरे मॉम डैड घर पर ही है, तुम आ भी मत जाना, सामने रिप्लाई आया। देखो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, या तो तुम बाहर आ जाओ या फिर मैं आता हूँ। उसने फिर से मैसेज किया। ओके, रुको 2 मिनट। करीब 2 मिनट बाद रितु अपने घर से बाहर निकली। उसने सामने देखा और फिर अनिमेष की ओर आने लगी। अनिमेष उसके घर 50 मीटर दूर खड़ा था। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो तुम? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, मैं परेशान कर रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? क्यों नहीं कर रही मेरे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन क्यों? एनी ने पूछा। अब्बे ओए, तू सवाल कर रहा है मुझसे? तेरे जैसों की औकात नहीं है मुझसे सवाल करने की, और मुझे ना तुझमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझा? अब निकल यहाँ से, मुझे कोई तमाशा नहीं करना सबके सामने। औकात तो मैं बताऊंगा तुझे। साली मुझे गर्मी दिखा रही है? अभी तेरे घर चलकर तेरे माँ बाप के सामने ही बताता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। चटाक। लेकिन तभी रितु ने अपना हाथ छुड़ाया और एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रिसीव कर दिया। बोला था ना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब तू जा रहा है या मैं तमाशा बनवाऊं? सबके सामने तूने मेरा हाथ पकड़ा है, इसका क्या अंजाम हो सकता है तुझे पता ही होगा। चुपचाप चला जा, और हाँ, दोबारा मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझा? उसने गुस्से से कहा और अपने घर की तरफ चली गई। इधर एनी अपना गाल सहलाते हुए उसे देख रहा था। रात के 9 बज रहे थे। शांभवी बैठकर पढ़ रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। सारव सर, उसने स्क्रीन की ओर देखकर कहा और फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो जी, बोलिए, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या वो लड़का कौन था? सारव ने पूछा। कौन सा लड़का? वही जिसके साथ तुम कॉलेज से निकली थी और फिर घर आने की बजाय तुम कहीं और चली गई थी। कहाँ गई थी तुम? कोई भी हो, आपको क्या करना है? तुम बता रही हो या नहीं? आपके हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। शांभवी यार, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। कम से कम उस लड़के के बारे में तो बता ही सकती हो। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, और अभी मुझे नींद आ रही है जोरों की, तो मैं सोने जा रही हूँ, उसने नकली उबासी लेते हुए कहा और कॉल कट कर दी। हेलो सु। अरे कट कर दिया। उसने अपने फ़ोन देखते हुए कहा। यार इस लड़की को हुआ क्या है? ये कुछ बता क्यों नहीं रही है? मैं तो दोस्त ही हूँ, कौन सा किसी से बात करने को रोक रहा हूँ? फिर क्यों नहीं बता रही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये कहीं इस लड़के के साथ तो नहीं आ गई है? अगर ऐसा है तो एनी। नो नो, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, कोई और बात होगी, लेकिन फिर भी बताना तो चाहिए। एनी से बात करूँ क्या इस बारे में? नहीं यार, वो तो पहले ही उस पर इतने इल्ज़ाम लगा चुका है, ये सब जानकर तो पता नहीं क्या करेगा। नहीं, उससे बात करना ठीक नहीं है, मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा, वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बेड पर बैठा रहा। उसके बाद उसने अपने फ़ोन की गैलरी में से शांभवी की फ़ोटो निकाली और देखने लगा। वो पिक देखते हुए शांभवी के बदले हुए व्यवहार के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि वो उससे कुछ छिपा रही है। आज तेरा ये जो बिहेवियर है, कहीं न कहीं इसकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। मैं तेरा दोस्त था, हूँ और हमेशा रहूँगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने बाकी लोगों की वजह से तुझे टाइम नहीं दिया, तुझसे अच्छे से बात नहीं की, तेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। रियली वेरी सॉरी, मुझे किसी भी वजह से तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आफ्टर ऑल तू दोस्त है मेरी, मैं मानता हूँ कि मैंने सही नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। आई प्रोमिस यू, मैं हमेशा तेरे लिए अवेलेबल रहूँगा, कोई और तेरे साथ हो या ना हो, पर मैं ज़रूर होऊंगा। पर यार अब तू भी मान जा, इतना गुस्सा भी क्या करना।
लड़ाई करनी है तो कर ले, चाहे तो आरव के साथ मिलके कुटाई भी कर लेना, पर ऐसे ना कर यार, मुझे अजीब सा खालीपन महसूस होता है। मैं तुझे गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। काश मैं ये फालतू चीज़ें करने के बारे में सोचता ही नहीं, सब बढ़िया होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से सब अच्छा कर दूंगा, प्रोमिस, वो धीरे से बोला। वो इस बात को लेकर बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था कि उसने एनी के साथ उसके रिश्ते के लिए उसे खुद टाइम नहीं दिया, बात नहीं की ढंग से। वो उदास आंखों से उसकी पिक देख रहा था। इधर दूसरी तरफ एनी वहां से आने के बाद काफ़ी परेशान था। इस वजह से उसने फिर से सांभवी को कॉल की। क्या है यार, तुम क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? उसने कॉल रिसीव करके कहा। सांभवी यार सॉरी, मैंने उस वक्त जो भी बोला यार, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे रितु क्या किसी भी लड़की से कोई बात नहीं करने, यही तो परेशानी है। शांभवी बुदबुदाई। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बोलो तुम। यार आई लव यू, आई रियली लव यू बेबी, वो प्यार से बोला। लेकिन शांभवी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? यार एनी, मुझे सच में अब तुम्हारे लिए ये सब फील नहीं होता, तो कैसे बोलूँ? अच्छा ठीक है, ये नहीं बोल सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से बात तो कर ही सकती हो ना। यार तुम, फिर मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें कि मेरा अब बात करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। यार प्लीज़ ऐसे मत बोलो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अब कभी तुमसे मिलने के लिए भी नहीं कहूँगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी। वो परेशान होकर बोला। यार जब फील नहीं होता कुछ, तो क्या ज़बरदस्ती फील करवाऊँ? नहीं आता प्यार तो क्या करूँ? कहाँ से लेकर आऊँ? तुम्हें अगर पता हो कि कहीं मिलता है प्यार तो बताओ, खरीद लाऊँ और कर लूँ। तुम्हारी इच्छा भी अधूरी नहीं रहेगी कि मैंने कोशिश नहीं की। यार ऐसे कैसे हो सकता है? प्यार खत्म नहीं हो सकता कभी। मुझे भी ऐसा ही लगता था कभी, पर रिश्तों का वक्त पर टाइम, अटेंशन, प्यार, केयर सब चाहिए होता है। जब तुम्हारी बारी थी तब तो तुमने नहीं ध्यान दिया, अब जब खत्म हो गया तो बोल रहे हो कि करो। यार अब दे तो रहा हूँ ना, तुम प्लीज़ कोशिश तो करो, सब सही हो जाएगा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं अब और भी ज़्यादा प्यार दूंगा तुम्हें, हद से ज़्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक छोटा पौधा तुमने लगाया, शुरुआत के कुछ दिन तुमने उसमें खाद पानी सब दिया, वो पौधा कुछ बड़ा हुआ, लेकिन कुछ वक्त बाद तुमने सब देना बंद कर दिया और वो पौधा धीरे धीरे सूख गया। लेकिन बाद में अचानक तुम्हें उसकी याद आई तो तुम्हें पता चलता है कि वो तो सूख गया है। फिर तुमने उसमें बोरी भर के खाद और 50 लीटर पानी डाल दिया। बताओ क्या वो पौधा तुम्हारे उस एक्स्ट्रा खाद पानी से वापस हरा भरा हो जाएगा? बोलो। नहीं, पर कोई पर-वर नहीं, हमारा रिश्ता मर चुका है और अब इसमें तुम्हारा एक्स्ट्रा प्यार वापस जीवन नहीं डाल सकता। पौधे को तो फिर भी एक बार वृक्ष बनने के बाद खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद मिट्टी से ले लेता है, लेकिन रिश्ते में इस सब की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, शुरू से आखिर तक बराबर मात्रा में। यार प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुमने खुद परमिशन दी थी, अब क्यों ख़त्म कर रही हो? मैं कुछ भी बोलूँगी मान लोगे क्या? इतने दिनों से मैं तुम्हें यह नहीं पता चला कि मुझे किस चीज़ से तकलीफ होगी, तो फिर कहना ही क्या? तुम्हें नहीं पता था कि क्या तुम्हें नहीं पता था क्या कि तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं? और एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारे पास भी आती थी, तुम्हारी तरफ देखती भी थी, तो भी मुझे पसंद नहीं आता था, गुस्सा आ जाता था। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम किसी के साथ ये सब करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूँगी? उसके साथ होने पर तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कितनी तकलीफ होगी? यार गलती तो सबसे होती है ना, माफ़ कर दो, अब से नहीं होगी। अरे मैंने तो कब का माफ़ कर दिया, लेकिन तुम वापस वही प्यार, वही रिश्ता वापस मुझसे चाहते हो जो ख़त्म हो चुका है, और मैं चाहकर भी ये नहीं दे सकती। ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मेरे कंट्रोल में नहीं है किसी के लिए अपने भीतर प्यार जगाना या ख़त्म करना। अगर होता तो मैं कब का ख़त्म कर चुकी होती, पर नहीं था बस में, इसीलिए इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ी। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, ना प्यार, ना नफ़रत, ना गुस्सा, ना नाराज़गी। अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो कोशिश की जा सकती है, क्योंकि कुछ तो बचा हुआ है, लेकिन मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता तुम पर, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही नफ़रत। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जब तुम बेवजह एक ही बात की रट लगाते हो तो चिढ़ होती है बस। इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना किसी दिन ब्लॉक कर दूँगी। शांभवी परेशान होकर बोली। यार इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि एक बार में ही रिश्ता ख़त्म कर लो।
एक बार में कुछ भी खत्म नहीं होता। पेड़ काटने के लिए बहुत से वार जरूरी होते हैं। वो कभी कुल्हाड़ी के आखिरी वार से नहीं कटता। बस उसके धराशायी होने के लिए आखिरी वार की जरूरत होती है। हमारा रिश्ता भी बहुत सी चीजों से खत्म हो रहा था, लेकिन अभी भी जो चीजें हुई है वो उसी आखिरी वार की तरह थी, जिन्होंने इसे पूरा खत्म कर दिया। दरारें तो पहले ही पड़ चुकी थी, बस बिखरने की देर थी, और इस चोट के बाद सब बिखर गया और अब नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। मैं ये बात समझ चुकी हूँ, तुम भी जितना जल्दी समझ लोगे अच्छा होगा। सांभवी समझाते हुए बोली, यार प्लीज ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप हुआ है और अभी मैं और नहीं समझा सकती तुम्हें। मैं अब सोने जा रही हूँ, बाय, उसने कहा और कॉल कट कर दी। सुबह का वक्त था। आज इतना ज़्यादा कोहरा नहीं पड़ रहा था और जो हल्का कोहरा छाया हुआ था वो भी अब छंट चुका था। सूरज की सुनहरी किरणें आसपास के पौधों और घास पर पड़ रही थी, जिससे उन पर जमी पानी की बूंदें चमक रही थी। हर मौसम में प्रकृति के एक नवीन रूप की खूबसूरती देखते ही बनती है। कभी जमीन में बिछी सूखी पत्तियों की चादर, तो कभी चारों ओर बिखरती हरियाली, और कभी हरी पत्तियों पर टंगे नन्हे सफेद चमकदार मोती। हर मौसम में सौंदर्य, बस चाहिए उसे देखने वाली आंखें। वैसे आज संडे था, तो इसी खुशनुमा मौसम में बाहर लॉन में बैठा सारव भी इस वक्त गुनगुनी धूप का मजा ले रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि हल्की उदासी थी। वो अभी भी शांभवी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्या वजह थी कि उसकी सोच उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। कोई और ख्याल उसके दिमाग में आ ही नहीं रहे थे। वो बस चुपचाप सामने देख रहा था। आसपास की कोई खबर उसे नहीं थी। सारव अचानक ही उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। साथ ही उसके कानों में उसकी माँ की आवाज़ पड़ी। वो अभी आकर उसके पास बैठी थी और उसे ऐसे गुम देखकर उसे बुलाया। शारव ने धीरे से उनकी तरफ सिर घुमाकर देखा। उन्हें भी उसकी आंखों में पसरी उदासी नजर आ गई थी। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? उन्होंने प्यार से पूछा। कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। वो हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, तुम नहीं बताओगे तो समझ नहीं आएगा कि कोई बात है या नहीं। मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब से संभवी हमारे घर नहीं आती तब से ही तुम काफ़ी परेशान से हो। क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कोई बात हुई है? कोई परेशानी है क्या? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। हाँ मॉम, बात तो है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब मेरी वजह से ही हुआ है। उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। खुद को ब्लेम करना बंद करो। हुआ क्या है वो बताओ। वो मॉम, एक्चुअली शांभवी की तबीयत खराब हुई थी ना, ये सब उसके बाद से ही शुरू हुआ। दरअसल शांभवी काफ़ी परेशान थी और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ बताया। वो एक लड़के को प्यार करती है, पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। आप तो जानती हैं ना कि मेरी और शांभवी की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। वो अक्सर मुझसे बात कर लेती थी और इस वजह से उसके बीएफ को हमारे रिश्ते पर शक हो रहा था। फिर उन सब के बीच क्या क्या हुआ, कैसे उसने शांभवी की कोशिश करने के बाद भी उससे बात करना बंद कर दिया, उसकी बात तक नहीं सुनी, उससे इतना बुरा बिहेव किया और साथ ही शांभवी के बदले हुए बिहेवियर के बारे में सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया। उसकी मॉम को भी उस पर गुस्सा आ गया। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अच्छे से पता था कि वो परेशान थी, उसका रिश्ता अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा था, तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, उसका और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। जब तक सब ठीक ना हो जाता तब तक उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो खुद भी उससे रिश्ता खत्म करने में लग गए। अगर उसे कोई दिक्कत होगी, कोई दुख होता होगा तो किससे बांटती होगी? कोई तो चाहिए ही होगा ना उसे, और जब वो सब अकेले ही सह रही है तो ऐसा बिहेव तो करेगी ही ना। कुछ गलत नहीं कर रही है वो। बिल्कुल सही किया, इसी तरह से ही समझ आएगा तुम लोगों को। तब तुमने नहीं सुनी और अब वो तुमसे कुछ बताना ही नहीं चाहती। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, उसकी मॉम ने उसे डांटते हुए कहा। पर मॉम, मैं उसका रिश्ता नहीं खराब कर सकता था, मैं उन दोनों के बीच नहीं आ सकता था, उसने दुखी होकर कहा। एक मिनट, अभी आई, कहकर वो उठी और सामने एक क्यारियों के पास जाने लगी। सारव को समझ नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ अचानक। तभी उसने देखा उन्होंने वहां रखी 3 ईंटें उठाई और उसकी तरफ आने लगी। उन्होंने उसके पास 2 ईंटें एक दूसरे से सटाकर रख दी। सारव उन्हें गौर से देख रहा था। सारव, क्या तुम इन ईंटों के बीच ये तीसरी ईंट भी रख सकते हो? उन्होंने पूछा। हाँ, थोड़ा खिसका कर, जब उनके बीच इस ईंट के बराबर जगह बन जाए, उसने कहा और ईंटों को दूर खिसका कर तीसरी ईंट बीच में रख दी। वो समझ आया, उसकी माँ मुस्कुराई। सारव उनका चेहरा देखने लगा। बेटा, रिश्ता इसी तरह के होते हैं, उनमें कोई तीसरा शख्स तब तक नहीं आ सकता जब तक उनके बीच पहले से उतनी जगह खाली ना हो।
उसी तरह जब तक प्यार और विश्वास जगह नहीं देंगे तब तक शक कैसे आएगा। किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले इंसान पर भरोसा। आपको भरोसा करना आना चाहिए। अगर आप अपनी ओर से सही हैं और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो एक वक्त के बाद आपको सब सच पता चल जाएगा और उस इंसान को आपके भरोसे का फ़ायदा उठाने की सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन आपको भरोसा हर हाल में होना चाहिए। अगर शांभवी गलत नहीं थी, उसने साबित भी किया, प्रूफ भी दिए, फिर भी एनी ने नहीं किया यकीन, तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी या शांभवी की नहीं। तुम उनके बीच कभी नहीं आ सकते, ना ही तुम्हारी वजह से कुछ भी खराब होगा। जब तक वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार है, समझे? उन्होंने उसे समझाया। हाँ, समझ गया मॉम। एक दोस्त होने के नाते मुझे शांभवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, हमारे रिश्ते में मिलावट नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोस्त को वापस लेकर आऊँगा, मैं उसका ध्यान भी रखूँगा और उससे पहले जैसे ही खुश रखने की भी पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं कभी भी किसी के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूँगा। सब सही हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, सारव ने कहा। इस दौरान उसके और उसकी मोम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यार, ये संडे को भी आराम नहीं करने देते, कहीं न कहीं काम आ ही जाता है। उफ़! सोच रहा था कि शांभवी से बात करके देखूँगा, पर अब तो खैर छोड़ो। सारव ड्राइव करते हुए बुदबुदा रहा था। एक बार फिर उसके दिमाग में शांभवी का ख्याल आ गया था। हालांकि अब उसने सोच लिया था कि वो अपनी फ्रेंडशिप को फिर से ठीक करेगा। वो सामने देखते हुए आराम से ड्राइव करते हुए जा रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ खटका और उसने तुरंत गाड़ी रोक ली। 1 मिनट, ये शांभवी थी क्या? वो बुदबुदाया और पीछे मुड़कर देखा तो शांभवी उसे दिखाई दे गई। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का फिर इसके साथ आखिर चल क्या रहा है यार? देखना पड़ेगा, उसने कहा और कार को साइड में पार्क किया। उसके बाद वो नीचे उतरा और शांभवी की तरफ बढ़ा। शांभवी उस लड़के के साथ पैदल ही आगे बढ़ रही थी। शांभवी, अरे शांभवी, लिसन, उसने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन शांभवी बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ रही थी। वो उस लड़के के साथ बातों में मशगूल थी। शांभवी, तभी शारव थोड़ा दौड़ के आया और उसका हाथ पकड़ लिया। कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता या फिर जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? उसने पूछा। हाँ तो क्या है, क्यों आवाज दे रहे थे आप? वो बोली। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे नहीं करनी, उसने रूखे लहजे में कहा। फिर उस लड़के का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। उसे ऐसे देखकर सारव को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो वो उससे बात नहीं कर रही थी, दूसरे उसके साथ ऐसे चल रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। मुझे बात करनी है तुमसे और हाथ छोड़ो उसका, सारव ने धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। शांभवी ने उसकी आंखें देखते ही हाथ छोड़ दिया। यार, कौन हो तुम और ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी वो लड़का सारव से बोला, लेकिन सारव ने उसे देखा तक नहीं। शांभवी, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, डैम, उसने उसका हाथ झटक कर कहा। बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। शांभवी, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, और तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर शांभवी चुप हो गई। उसने उस लड़के की ओर देखा, वो इस वक्त उन दोनों को ही देख रहा था। आप प्लीज, शांभवी बोली। वो उन दोनों से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। बोलिए, ये लड़का कौन है? आपको इनकी वजह से गुस्सा आ रहा है? हाँ, आई मीन नहीं, मुझे इस वजह से गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो आजकल। ना जल्दी कॉल्स के रिप्लाई, ना मैसेजेस के, और ना ही ढंग से बात करती हो। हाँ, लेकिन ये भी जानना है कि मुझे ये लड़का कौन है? उसने पूछा और कहर भरी नज़रों से उस लड़के को घूरा। देखिए, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ भी हो तो भी कुछ नहीं कहना मुझे। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, उसने सपाट स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर सारव को फिर से गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा, हक है मेरा। अच्छा, कौन सा हक? मैं, उसने गुस्से में उसका चेहरा पकड़ लिया। दोस्त हूँ तुम्हारा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। इधर जब उस लड़के ने शारव को ऐसे करते देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। वो तेजी से उसकी तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर शांभवी से दूर खींच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसे हाथ लगाने की? जब वो बोल रही है उसे बात नहीं करनी तो क्यों परेशान कर रहा है? वो गुस्से से बोला। अबे ओए, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तू बीच में मत आ वरना। सारव ने एकदम से उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। शांभवी उन दोनों को ऐसे देखकर घबरा गई। इस दौरान आसपास के 1-2 लोग भी उनकी ओर देखने लगे थे।
सर सर क्या कर रहे हैं, छोड़िए प्लीज, उसने उन दोनों को अलग करते हुए कहा। शांभवी, ये है कौन आखिर? उस लड़के ने पूछा। तेरा बाप हूँ। तू? वो लड़का सारव की तरफ लपका, लेकिन तभी शांभवी ने उसे पकड़ लिया। आप रुक जाइए, वो सर है मेरे। तो पागल सांड बना क्यों घूम रहा है? हरकतों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई टीचर वीचर होगा। क्या बोला तू? सारू भी उसकी ओर बढ़ा, तभी शांभवी दोनों के बीच में खड़ी हो गई। ओफो, चुप, एकदम चुप, दोनों से बोल रही हूँ। उसने उन दोनों की ओर आंखें निकाली, जिसके बाद वो दोनों शांत हो गए, लेकिन एक दूसरे पर आंखों से अग्नि वर्षा जारी थी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों तमाशा बना रहे हैं यहाँ? सर प्लीज आप अभी घर जाइए और आप भी मेरे साथ चलिए। उसने उस लड़के की ओर देखा। मैं नहीं जा रहा कहीं। पहले मुझे ये बताओ तुम कि ये लड़का कौन है और क्यों कुछ दिनों से हर जगह तुम्हारे साथ ही नजर आता है। सारव भी उसी बात पर अड़ गया, जिसके बाद शांभवी ने परेशान होकर उसकी ओर देखा और फिर बोलो कौन है ये? सारव ने फिर से पूछा। भैया है मेरे। सुन लिया आपने? अब प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे और तमाशा नहीं बनवाना। उसने परेशान होकर जवाब दिया। और भैया प्लीज आप भी चलिए, उसने कहा, जिसके बाद वो उस लड़के के साथ चली गई। इधर दूसरी तरफ सारव के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भैया, ये भाई है इसका, पर इसका तो कोई भाई ही नहीं था। फिर ये ऐसा क्यों बोल गई? वो सोच रहा था, तब तक वो दोनों ऑटो में बैठकर निकल गए। उसके बाद सारव भी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी, सभी लोग कब के सो चुके थे, लेकिन वो अभी भी अपने रूम में बेचैनी से टहल रहा था। वो शांभवी और उसकी बातों के बारे में ही सोच रहा था तब से। पता नहीं क्यों उसे शांभवी की बात पच नहीं रही थी। वो लड़का वाकई उसका भाई है क्या? लगता तो नहीं, पहले तो कभी नहीं बताया उसने अपने ऐसे किसी भाई के बारे में। पर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? उसे क्या ज़रूरत है भला ऐसा करने की? लेकिन क्या पता वो सच में ही हो। हाँ, पर ये शांभवी कुछ तो छिपा रही है मुझसे। कुछ तो बात ज़रूर है जो वो मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन क्या? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर चल क्या रहा है ये? मुझे जानना है सब। कॉल करके ही पूछता हूँ, वो बड़बड़ाया और शांभवी को कॉल लगा दी। बोलिए, कुछ और बाकी है अभी? वो फ़ोन उठाते ही फट पड़ी। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो और क्या करूँ? अच्छा, सॉरी फॉर माई बिहेवियर, बट प्लीज़ सच बताओ वो लड़का कौन है? मैं सच में परेशान हो गया हूँ। सारव बोला। बताया तो था, भैया है, आई मीन कजन ब्रदर। तो उसके साथ क्यों घूम रही थी इतने दिनों से? क्या वजह है? देखिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसीलिए जितना बताया है उसी में खुश रहिए। देखो, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो अब। अगर वो तुम्हारा भाई ही है तो फिर क्यों नहीं बात कर सकती उसके बारे में? क्यों अक्सर उसके साथ ही नज़र आती हो पिछले कुछ दिनों से? आप इतना घटिया सोचते हैं मेरे बारे में। मैं बस सच जानना चाहता हूँ, और वो भी पूरा, आधा अधूरा नहीं। इसीलिए बताओ। ही इज ए साइकेट्रिक। साइकेट्रिक? पर तुमने तो भाई बताया। अरे वो मेरे कजिन ब्रदर भी है और एक अच्छे साइकेट्रिक भी। मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत थी, सो वो चिढ़कर बोली। पर तुम्हें साइकेट्रिक की ज़रूरत क्यों थी? क्या हुआ है? वो परेशान हो गया। कुछ नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। शांभवी, मुझे जानना है, प्लीज़ तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? साइकियाट्रिस्ट की हेल्प क्यों चाहिए थी तुम्हें? ऐसे ही ठीक हूँ मैं। शांभवी, प्लीज़ टेल मी द ट्रुथ यार। आई एम रियली स्कैर्ड, प्लीज़ टेल मी। डैम, सारव ने टेबल पर हाथ मारते हुए तेज आवाज़ में कहा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ सोने, बाय। नो 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 यार, प्लीज़ लिसन टू मी, वो बोला, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। डैम इट। उसने जोर से फ़ोन बिस्तर पर पटका, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से फ़ोन उठाया और उसे कॉल लगा दिया। उसने दूसरी और तीसरी बार कॉल लगाया, लेकिन शांभवी ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। शांभवी, मुझे जानना है, तुम्हें हुआ क्या है यार? वैसे भी आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब तो मुझे सच जानना है, और मैं जानकर ही रहूँगा, वो भी आज के आज ही, उसने कहा और फ़ोन को पॉकेट के हवाले करके रूम से बाहर निकल गया। करीब 15 मिनट बाद शांभवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। हालांकि उसे अब तक नींद नहीं आई थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके और सारव के बीच कभी भी आज के जैसा नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग किया। उसने देखा तो सारव था। हेलो, वो कॉल रिसीव करके बोली। मुझे तुमसे मिलना है, उधर से आवाज़ आई।
इस वक्त कैसे मिल सकती हूँ मैं आपसे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे मिलना है बस, और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आप पागल हो गए हैं क्या? टाइम देखा है? ऐसे कैसे मिल सकती हूँ मैं आपसे? आप प्लीज अभी घर मत आइए। उसने रोका। मैं तुम्हारे घर के पीछे ही खड़ा हूँ। हैं? क्या? आज आपको हो क्या गया है? भांग पी ली है क्या? मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं मिल सकती, और मुझे अभी के अभी मिलना है। सर प्लीज, मैं नहीं आ सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ओके ओके, आपको पूरी बात जाननी है ना? मैं बताती हूँ ना, लेकिन आप घर चले जाइए, बाहर बहुत सर्दी है। मैं कहीं नहीं जा रहा। उफ, आप ना। ओके, मैं अभी बता देती हूँ सब कॉल पर, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। अब मुझे कॉल पर कुछ नहीं सुनना, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। अब तुम आ रही हो या फिर मैं आऊँ? वो गुस्से से बोला। हे महादेव, अजीब जबरदस्ती है। आज हो क्या गया है इन्हें? वो परेशान होकर बड़बड़ाई। मैं आऊँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। रुकिए, आप वेट कीजिए ना, आ रही हूँ, उसने कहा, और फिर एक चादर और शॉल उठा ली। उसने धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला। इधर उधर झांक कर देखा, मम्मी पापा अपने रूम में सो रहे थे। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर छत पर आ गई। सर्दी का मौसम था और ऊपर से इतनी रात, तो सभी अपने घरों के भीतर ही थे। उसने किनारे जाकर देखा तो सारा कुछ दूर खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने चादर के एक कोने को ग्रिल से बांधा और दूसरे कोने पर शॉल को। फिर उसने उसे नीचे लटकाया। इनको कस के बांधा है ना? सारव ने फिक्र करके पूछा। अच्छा ही है, खुल जाए बीच में, मर जाऊंगी, बढ़िया होगा। ऐसा रेपटा पड़ेगा कि दिमाग में घुसा हुआ सारा भूसा बाहर आ जाएगा। आराम से आना, सारव ने उसे डांटते हुए कहा। हाँ ठीक है, उसने मुंह बनाया और उसके बाद नीचे उतरने लगी। तब तक सारव भी बिल्कुल नीचे की तरफ, जहाँ सोल लटक रही थी, आकर खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे उसके सहारे नीचे उतर रही थी। वो जब जमीन से कुछ ऊपर रह गई तो सारव ने उसे पकड़कर उतार लिया। दिमाग नाम की चीज आज किराए पर रख दी है क्या? सांभवी ने नीचे उतरते ही उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। उसे सच में सारव की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। तुम ना, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। सांभवी सीधे जाकर उससे टकरा गई और अगले कुछ पलों के लिए दोनों की सांसें ही अटक गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ठीक उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और सांभवी भीतर तक सिहर गई। सारव भी जैसे होश में आ गया। तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम ये पहन लो, उसने तुरंत झेपते हुए कहा और अपना जैकेट खोलने लगा। फिर उसने उसे जैकेट उड़ा दिया। सांभवी को वास्तव में ठंड लग रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक पतला स्वेटर ही पहन रखा था। इस दौरान सारव ने भी एक स्वेटर पहन रखा था। यही वजह थी कि उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। इस दौरान सांभवी उसके चेहरे को देख रही थी। क्या हुआ? पहन लो ढंग से, मुझे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, अब बताएंगे कि इस तरह से क्यों बुलाया मुझे? उसने जैकेट की जिप बंद करते हुए कहा। मुझे सब कुछ जानना है। क्या सब कुछ? तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हुआ है ऐसा? उसने पूछा। जिसके बाद सांभवी कुछ पलों के लिए उसे देखती रही। उसकी आंखों में धीरे धीरे झिलमिलाहट नजर आने लगी थी। अगले ही पल वो आगे बढ़ी और उससे लिपट गई। हे सांभवी, व्हाट हैपेंड? उसने उसके बालों को रब करते हुए पूछा, लेकिन सांभवी बस रोई जा रही थी। वो धीरे धीरे उसकी पीठ और बालों को सहलाने लगा। उसे समझ आ गया था कि कोई बड़ी बात है, इसीलिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही रोते हुए जब वो थोड़ा सा समझी तो सारव ने उससे फिर से पूछा। सांभवी चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है प्लीज। यही बात करें क्या? हाँ, कार में बैठ सकते हैं, आओ, उसने उसके आंसू पोंछकर कहा और फिर दोनों कुछ दूर खड़ी कार की ओर बढ़ गए। अब बोलो, उसने पूछा। वो दोनों कार में आकर बैठ चुके थे। सांभवी अब कुछ शांत हो चुकी थी, हालांकि उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वो एनी, क्या किया एनी ने? सारव के चेहरे पर हल्का गुस्सा उतर आया। वो, उसने मुझे चीट किया है, वो रोते हुए बोली। व्हाट? हाँ, एक्चुअली वो एक लड़की है ना रितु, मेरी ही क्लास में, वो उसके साथ था। ये कब, कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। वो मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था मिलने से। फिर भी वो जिद करता तो एक बार मैंने गुस्से में उससे ऐसा बोल दिया कि तुम्हें किसी और के पास जाना हो तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। और फिर
वो उसके बाद सारव को सब बताने लगती है कि कैसे एनी और रितु का रिश्ता आगे बढ़ा, उनके बीच क्या क्या हुआ, कैसे उसने खुद को ही वो सब उसे बताया और फिर भी उससे प्यार करने जैसी बातें बोली। किस तरह से उसने बताया कि वो उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखने की बात बोल रहा था, ये सब भी उसने सारव को बताया। उसने उसे ये भी बताया कि अब उसका रिश्ता कैसा है, वो एनी को लेकर अब कैसा फील करती है, सब कुछ उसने एक एक बात उसे बताई। फिर खुद को इस सब से बाहर निकलने के लिए उसने अपने भैया से हेल्प ली। वो शांत होकर उसे सब बता रही थी। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थम चुके थे। सारव को उसकी बात सुनकर अनिमेष पर गुस्सा आ चुका था। उसे शांभवी के लिए भी बुरा लग रहा था। आई एम रियली सॉरी यार, मैंने भी बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दिया, वो भी उस कमीने के लिए। उसने जो किया उसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो मेरा हिसाब होना चाहिए। मुझे साथ होना चाहिए था, तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तुमने सब बताने की कोशिश भी की, फिर भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें नहीं संभाला, तुम्हारे आंसू नहीं पहुँचे। रियली वेरी सॉरी, शारव ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी अपने कंधे पर से रखकर रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, मुझे कोई दुख नहीं है, शांभवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? आई नो तुम पर क्या बीती है, तुम कैसी सिचुएशन में हो अच्छे से पता है, कितनी मजबूत हो। बड़ी आई, बकवास मत करो और चुपचाप गले लगो। उसने तुरंत उसे खींचकर गले से लगा लिया। सारव को सच में बहुत तकलीफ हो रही थी और इधर शांभवी ने भी अपनी जो भी तकलीफ, जो भी दर्द इतने दिनों से दबा कर रखा था, आज जब उसे अपनापन मिला तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में दबा समंदर बह चला। वो उसके सीने में दुबक कर जोर जोर से रोने लगी। सारव की आंखों में भी आंसू निकलने लगे थे। सारव ने उसे चुप करवाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो जानता था कि ये सब निकलना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। वो बस प्यार से उसके सिर और पीठ को सहला रहा था। वो उसके बालों पर किस कर रहा था। करीब 1 घंटे तक वो बिना कुछ बोले बस रोती ही रही। धीरे धीरे उसके आंसू थमे तो वो सारव से अलग हुई। सारव ने उसके आंसुओं को पोंछा, फिर उसके माथे को चूम दिया। अब ठीक हो? उसने पूछा तो शांभवी ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब तुम भी वीक फील करो मुझे याद कर सकती हो। अब से मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, हमेशा। तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो, कभी भी मिल सकती हो। कॉलेज हो या घर या कहीं और, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। डोंट बी वरी। तुम्हारा ये दोस्त अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। पूरी उम्र मैं साथ रहूंगा। एक बार गलती हो चुकी है मुझसे, लेकिन आई प्रॉमिस ये दोबारा नहीं होगी। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर होगा तब भी मैं साथ होऊंगा, और नहीं कोई होगा तब भी मैं होऊंगा। और अब से तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? उसने प्यार से कहा। आज से हमारी फ्रेंडशिप की एक नई शुरुआत हुई। आई प्रोमिस यू, अब हमारी फ्रेंडशिप के बीच कोई नहीं आ सकेगा, यहाँ तक कि मेरी वाइफ और तुम्हारा हबी भी नहीं। मुझे शादी ही नहीं करनी, मुझे नफरत है इन रिश्तों से, मैं अब अकेले रहूँगी। शांभवी बोली, ओके मत करना, लेकिन हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ना, इसीलिए अब एक फ्रेंड्स वाली झप्पी हो जाए, आओ, उसने कहा। जिसके बाद वो उसके गले एक बार फिर से लग गई। अच्छा अब रात बहुत हो गई है, तुम अंदर जाओ, मैं भी निकलता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो, कहकर उसने गाड़ी का डोर खोला और वापस वो दोनों शांभवी के घर के पीछे की ओर चल दिए। तो दोस्तों आगे क्या होगा इन दोनों की ज़िंदगी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।